दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू हो गया है। तो आज हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेके, जिसमें हमारे पास बातचीत के लिए मुख्य मुद्दे रहेंगे कि वैक्सीनेशन कराया जाए या ना कराया जाए। ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जो इंडिया में उपलब्ध हैं और ऐसे कौन सा वैक्सीन है जो मेरे लिए सही रहेगा या जो मुझे लगवाना चाहिए। वैक्सीन के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे। ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनको कि वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मतलब उनको टीका नहीं लगवाना है, या ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनको टीके से कम फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ लिव हेल्दी #प्रिवेंशन एंड क्योर। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो जवाब है वैक्सीनेशन कराना है और ज़रूर कराना है। उसके पीछे रीज़न है कि अभी तक कोरोना के लिए कोई भी रामबाण या अचूक इलाज नहीं उपलब्ध है। दूसरा है कि अभी तक कोई भी ऐसे फैसिलिटी नहीं है जो पूर्ण रूप से उपलब्ध हो, जैसे कि चाहे वो डॉक्टर्स हों, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल हों, नंबर ऑफ़ बेड्स हों, ऑक्सीजन या दवाइयाँ हों। तो ऐसी फैसिलिटी की, मतलब साधन और संसाधन दोनों की बहुत कमी है। तीसरी चीज़ है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना एक महामारी, ऐसे में हम इस महामारी पर अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के दम पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी देखा गया है, चाहे वो पोलियो हो या मीजल्स हो या कोई अन्य महामारी हो, उसमें हमने वैक्सीनेशन के दम पे यानी कि इम्यूनिटी के दम पर ही विजय प्राप्त की है। दोस्तों, एक लिस्ट है जो कि अभी तक पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रहा है कोरोना के अगेंस्ट। उसकी अलग अलग नाम से जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, बट मेरी चर्चा का विषय है ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जो भारत में उपलब्ध हैं। तो भारत सरकार ने ऐसे 2 वैक्सीन हैं जिनको कि भारत में भारतीय लोगों के लिए ऑथराइज किया है, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है और इसमें वायरस को एटेन्यूटेड वायरस के फॉर्म में, मतलब कमज़ोर करके दिया जाता है। बात करें कोविशील्ड की, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टेक्निक है जिसको हमने यूज किया हुआ है, और इस टेक्निक में mRNA को यूज करते हैं और उसके द्वारा इम्यूनिटी को पैदा किया जाता है। दोनों ही वैक्सीन अपनी अपनी जगह बराबर कारगर हैं और अपने अपने हिसाब से इम्यूनिटी को उत्पन्न करने में सक्षम है। अगर हम बात करें डोज की, तो दोनों ही वैक्सीन में 2-2 डोज लगते हैं, मतलब पहला डोज और दूसरा डोज। कोविशील्ड की बात करें तो पहला डोज के बाद में 12 से 16 वीक के बाद दूसरा डोज लगता है, जबकि कोवैक्सीन की बात करें तो 4 से 6 वीक के अंतराल से दूसरा डोज लगता है। अगर हम बात करें कि ऐसे वो लोग जिन्हें वैक्सीनेशन हो चुका है, उनमें ये देखा गया है कि उनमें रिस्क ऑफ इलनेस जो है वो बहुत कम है। अगर किसी को बीमारी होती भी है तो उसके साइन एंड सिम्टम बहुत कम रहते हैं और उनका जो लेंथ ऑफ इलनेस है वो भी कम रहता है, मतलब जो उनकी बीमारी की जो समयावधि है वो भी कम रहती है। पहले डोज के 14 दिन बाद सेकेंड डोज उस इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, मतलब उसमें बूस्टिंग इफेक्ट लाता है, बूस्टअप करता है। वैक्सीनेशन के बाद भी हमको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हैंड सैनिटाइजेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कौन सा वैक्सीन है जो मुझे लगवाना चाहिए, तो दोस्तों कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। इनमें कहीं भी किसी तरह की कोई तुलना नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे, जो उपलब्ध हो, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन एक डाटा है यहाँ पर जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि है, अगर हम बात करें पहले डोज की, तो कोवैक्सीन के मामले में 9.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज रिसीव किया है। उनमें से 4208 लोग पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं। अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो 100.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लिया है। उनमें से 17,145 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करें कोवैक्सीन के सेकेंड डोज की, तो 1.7 मिलियन का आंकड़ा है जो कि सेकेंड डोज ले चुका है। उनमें से 695 लोग पॉजिटिवली टेस्ट हुए।
जबकि कोविशील्ड की बात करें तो 15 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज लिया है, उसमें से 5014 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, अगला सवाल मन में आता है कि ये वैक्सीन कैसे काम करता है। तो जैसे और वैक्सीन काम करते हैं वैसे ही कोविड-19 का वैक्सीन काम करता है। ये वैक्सीन इम्यूनिटी को जनरेट कराता है, रोधक क्षमता को उत्पन्न कराता है जो एंटीबॉडी के फॉर्म में होती है, और ये एंटीबॉडी उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंडिंग करते हैं और उसको निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब एक बार एंटीबॉडी अगर वायरस से बाइंड कर ले, मतलब उससे चिपक जाए, तो अब ये वायरस किसी अमुक व्यक्ति लंग सेल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मतलब अब ये बीमारी पैदा नहीं कर पाएगा और ये निष्क्रिय अवस्था में शरीर में पड़ा रहेगा। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, वैक्सीनेशन से हल्का सा सिरदर्द हो सकता है, इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, हल्का फीवर हो सकता है, या फिर रेडनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, नोजिया यानी जी खराब होना, फीवर, या फिर मसल पेन, या फिर कफ एंड कोल्ड, और पेट में दर्द यानी पेन एंड एब्डोमेन हो सकता है। याद रखिए, ये सारे साइन सिम्टम हैं, ये बीमारी नहीं है। ये 1 से 2 दिन में स्वतः ही रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर एक पैरास्टामोल की गोली लेने से भी सही हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। तो ऐसे लोगों में पहले आते हैं कि 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं या जो कि लैक्टेटिंग वुमेन है, इनको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। इसके पीछे रीज़न है कि अभी तक जो भी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं, इन 2 ग्रुप्स को उस ट्रायल से अलग रखा गया है। तो हम नहीं जानते हैं कि इन 2 ग्रुप्स पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। हालांकि अभी 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो गया है और बहुत जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से लैक्टेटिंग वुमेन को अब वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया है। ये लेटर मैं आपको अगली स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ। इस लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पे हैं, वो हैं ऐसे लोग जिनको कि कोविड-19 के सिम्टम आ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। चौथे हैं ऐसे लोग जिनको कि कोविड-19 वैक्सीन के पहले डोज के बाद कुछ एलर्जी हुई है या कुछ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुई है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं कराना है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद भी कम असर आने वाला है इस टीकाकरण का, मतलब उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम उत्पन्न होने वाली है। तो ऐसे लोग हैं या तो वे लोग जो कि इम्यूनो डेफिसिट हैं, मतलब उनमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, या तो जन्मजात या किसी बीमारी के कारण। दूसरे पे आते हैं ऐसे लोग जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट हैं, मतलब उनकी प्रतिरोधक क्षमता को दबा दिया है, जैसे कि हम अंग प्रत्यारोपण में करते हैं या फिर भयानक एलर्जी में करते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट लोगों में ये वैक्सीनेशन कम प्रभावकारी रहेगा। तीसरे लोग ऐसे होंगे जो माल नरिश्ड हैं, जो कि जिनमें कि नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है, उन लोगों में भी ये वैक्सीनेशन उतना असर नहीं दिखाएगा। चौथे ऐसे लोग हैं जो कि क्रॉनिकली इल हैं, जिनको कि कैंसर जैसी या कुछ भयानक बीमारियां हैं, जो कि लंबे टाइम से बीमार पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये वैक्सीन इतना कारगर नहीं होगा। दोस्तों, एक एडवाइजरी जारी हुई थी 19 मई 2021 को। इसमें वैक्सीनेशन को लेके कुछ एक गाइडलाइन तय की गई हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जिसमें पहले बिंदु का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन को कोविड-19 पॉजिटिव होता है और वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसे 3 महीने इंतजार करना रहेगा। उस 3 महीने के बाद वो वैक्सीनेशन करा सकते। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन इलाज के दौरान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए 3 महीने का इंतजार करना रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति पहला डोज ले चुका है और उसके बाद वो बीमारी से ग्रसित हुआ है, याद रखिए यहाँ बीमारी से ग्रसित होना अलग बात है, वैक्सीनेशन से बीमारी नहीं हुई है, उसे बीमारी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन से हुई है। तो अगर किसी व्यक्ति को पहला डोज लगा है, उसके बाद वो कोरोना बीमारी से पीड़ित हो गया है। तीसरा बिंदु, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और उसके बाद वो पॉजिटिव हो गया है, यहाँ वो बीमारी से पॉजिटिव हुआ है, ना कि कोविड वैक्सीन के कारण बीमारी हुई है, ऐसा नहीं है, वो बीमारी से पॉजिटिव हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरा डोज लगवाने के लिए भी 3 महीने का इंतजार करना रहेगा, 3 महीने की समय अवधि उसमें लगेगी। अगर हम बात करें इसमें दूसरे पॉइंट की, तो
एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अगर चाहे कि वो उससे ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड दे सकता है, उसके लिए उसे नेगेटिव रिपोर्ट आने के 14 डे का वेट करना रहेगा। तीसरा पॉइंट इसमें बहुत क्लियरली बोलता है कि कोविड-19 वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब ये सारी की सारी जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं, उनको वैक्सीनेशन होना चाहिए। चौथी बात है कि अगर वैक्सीनेशन किसी को कराना है, टीकाकरण कराना है, तो ऐसे व्यक्ति को स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसको इन्फेक्शन है या नहीं है, मतलब उसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।